आज का पहला अपडेट गुजरात के वाडीनार में बनने वाली नई शिप रिपेयर फैसिलिटी को लेकर है। केंद्र सरकार ने करीब 1570 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये फैसिलिटी खासतौर पर भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड और कमर्शियल जहाजों की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए बनाई जाएगी। वाडीनार की लोकेशन रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये अरब सागर के प्रमुख समुद्री रूट के बेहद करीब है। अभी भारत को बड़े जहाजों की रिपेयर के लिए कई बार विदेशी यार्ड्स पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इस फैसिलिटी के आने के बाद वो जरूरत काफी कम हो सकती है। परियोजना का उद्देश्य सिर्फ सैन्य जहाजों की मरम्मत नहीं, बल्कि भारत को रीजनल मरीन रिपेयर हब बनाना भी है। आने वाले समय में यहाँ ड्राई डॉक, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम और एडवांस्ड रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जाएंगे ताकि बड़े युद्धपोत और कमर्शियल वेसल्स दोनों को संभाला जा सके। सरकार इस प्रोजेक्ट को भारतीय समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक क्षमता मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। अगला अपडेट MBDA द्वारा भारत में माइका मिसाइलों के लिए MRO क्षमता स्थापित करने को लेकर है। फ्रांस की मिसाइल कंपनी MBDA अब भारत में ही मिका एयर टू एयर मिसाइलों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा तैयार कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय वायुसेना को मिलेगा क्योंकि अभी इन मिसाइलों से जुड़ा काफ़ी तकनीकी काम विदेशों में करना पड़ता है। माइका मिसाइलें खास तौर पर रफाल और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होती हैं और भारतीय वायुसेना के एयर कॉम्बैट सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। भारत में MRO क्षमता आने से मिसाइलों की सर्विसिंग तेज होगी, लागत कम होगी और ऑपरेशनल उपलब्धता बढ़ेगी। इसके अलावा युद्ध या तनाव की स्थिति में विदेशी सपोर्ट पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। ये कदम भारत और फ्रांस के रक्षा सहयोग को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। साथ ही भारत की डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को भी फायदा मिलेगा क्योंकि स्थानीय कंपनियों और इंजीनियरों को हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम पर काम करने का मौका मिलेगा। अगला अपडेट फिलीपींस और जापान के बीच हुए मैरीटाइम स्ट्राइक एक्सरसाइज को लेकर है, जिसमें जापान की टाइप ATAT SSM मिसाइल और ब्रह्मोस सिमुलेशन एक साथ चर्चा में रहे। बालिकातान 2026 एक्सरसाइज के दौरान पहली बार ऐसा प्रदर्शन देखा गया जहां जापान और फिलीपींस ने समुद्री स्ट्राइक क्षमता का संयुक्त प्रदर्शन किया। जापान ने अपनी टाइप 80 एट सरफेस टू शिप मिसाइल का लाइव फायर प्रदर्शन किया, जबकि फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से जुड़ा सिमुलेशन दिखाया। ये पूरा अभ्यास चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस सिस्टम खरीद चुका है और अब वो अपनी कोस्टल डिफेंस क्षमता को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ जापान भी अपनी सैन्य नीति में बदलाव करते हुए ज्यादा सक्रिय रक्षा भूमिका की तरफ बढ़ रहा है। इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये माना जा रहा है कि एशिया के कई देश अब चीन के दबाव का जवाब देने के लिए आपसी सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मोस की मौजूदगी ने भी भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को मजबूत तरीके से प्रदर्शित किया है। इससे भारत का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगला अपडेट बीजेपी के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अग्नि 6 ICBM कार्यक्रम को लेकर शुरू हुई अटकलों से जुड़ा है। बीजेपी द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट में अग्नि 6 का जिक्र होने के बाद रक्षा मामलों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई कि भारत शायद अपने अगली पीढ़ी के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। हालांकि सरकार या DRDO की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लंबे समय से अग्नि 6 को लेकर चर्चाएं चलती रही हैं। माना जाता है कि ये मिसाइल अग्नि 5 से ज़्यादा रेंज और एडवांस्ड क्षमता वाली हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे मल्टीपल वॉरहेड क्षमता यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस बताया जाता रहा है। अगर ऐसा सिस्टम विकसित होता है तो भारत की स्ट्रैटेजिक डिफेंस क्षमता काफ़ी मजबूत हो सकती है। चीन और अन्य लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को देखते हुए भारत लगातार अपनी परमाणु त्रिस्तरीय क्षमता को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है। अगला अपडेट स्नाइपर राइफल्स के लिए एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम को लेकर है। भारतीय सेना ऐसा सिस्टम चाहती है जिससे स्नाइपर पहली गोली में ही दुश्मन को सटीक तरीके से हिट कर सके। इस सिस्टम में डिजिटल ऑप्टिक्स, लेजर रेंज फाइंडर, बैलिस्टिक कंप्यूटर, विंड सेंसर और ऑटो टारगेट कैलकुलेशन जैसी तकनीक शामिल रहने वाली है। इसका उद्देश्य लंबी दूरी पर भी निशाना बिल्कुल सही लगाना है, खासकर पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम में। सेना चाहती है कि सिस्टम दिन और रात दोनों समय काम करे और कम विजिबिलिटी में भी मदद करे। इसमें रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होगी, जिससे स्नाइपर को गोली चलाने से पहले हवा, दूरी और तापमान जैसी चीज़ों की अलग से गणना नहीं करनी पड़ेगी। पूरा सिस्टम हल्का और पोर्टेबल रखने की कोशिश है ताकि सैनिक आसानी से लेकर चल सकें। ये कदम आधुनिक बैटलफील्ड में स्नाइपर यूनिट्स की क्षमता बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि अब दुश्मन को तेजी से और कम समय में ख़त्म करना बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 17B फ्रिगेट्स को लेकर है। भारतीय नौसेना अपने नए फ्रिगेट्स को लॉन्ग रेंज मिसाइल प्लेटफॉर्म में बदलने की तैयारी कर रही है। इन जहाज़ों में 48 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाने की योजना है।
जिससे एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी। इसमें ब्रह्मोस, एयर डिफेंस मिसाइल और भविष्य की लंबी दूरी वाली मिसाइलों को शामिल किया जा सकता है। प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को भी इन जहाज़ों से जोड़ने की चर्चा है ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को लंबी दूरी से रोका जा सके। नौसेना इन फ्रिगेट्स को सिर्फ पारंपरिक युद्धपोत नहीं बल्कि मल्टी रोल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। इनकी रडार और सेंसर क्षमता पहले से ज्यादा एडवांस होगी, जिससे जहाज दूर से दुश्मन को ट्रैक कर सकेंगे। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मारक क्षमता और एयर डिफेंस दोनों मजबूत होंगे। भविष्य में ये फ्रिगेट्स नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बनकर दूसरे जहाज़ों और एयर प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करेंगे। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 77 SSN को लेकर। भारत अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम को अब ज्यादा खतरनाक और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता वाला बनाने पर काम कर रहा है। नई जानकारी के मुताबिक इन सबमरीन में 24 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया जा सकता है, जिससे बड़ी संख्या में क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च की जा सकेंगी। इन सबमरीन का डिजाइन भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। भारतीय नौसेना चाहती है कि ये सबमरीन दुश्मन के इलाके से काफी दूर रहकर भी बड़े टारगेट पर हमला कर सकें। इसमें ब्रह्मोस, ER और लंबी दूरी वाली सबसोनिक मिसाइलों के अलावा भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी शामिल करने की योजना है। प्रोजेक्ट 77 की सबमरीन करीब 10,000 टन वजन की हो सकती हैं और इनमें ज्यादा ताकत वाला न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाएगा। इनका उद्देश्य सिर्फ दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक करना नहीं बल्कि जमीन पर बड़े स्ट्राइक मिशन को अंजाम देना भी है। नौसेना इन्हें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण मान रही है। अगला अपडेट मिराज 2000 फ्लीट के स्पेयर पार्ट्स को लेकर है। भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों को 2030 के बाद भी ऑपरेशनल रखने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स का बड़ा स्टॉक तैयार किया जा रहा है। मिराज 2000 अभी भी वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट्स में गिने जाते हैं और बालाकोट जैसे मिशनों में इनका इस्तेमाल हो चुका है। समस्या ये है कि ये विमान पुराने हो चुके हैं और इनके कई पार्ट्स अब आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इसी वजह से भारत घरेलू प्राइवेट कंपनियों की मदद से स्नेकमा M53 इंजन के स्पेयर पार्ट्स लोकली बनाने पर भी काम कर रहा है। ग्रीस से पुराने मिराज विमान खरीदकर पार्ट्स इस्तेमाल करने का विकल्प भी देखा गया था। वायुसेना चाहती है कि इन विमानों को तब तक चालू रखा जाए जब तक तेजस MK2 और दूसरे नए फाइटर पूरी संख्या में शामिल नहीं हो जाते। साथ ही एस्ट्रा MK2 जैसी नई मिसाइलों को मिराज में लगाने की भी योजना पर चर्चा चल रही है ताकि इसकी कॉम्बैट क्षमता बनी रहे। कुल मिलाकर वायुसेना फिलहाल मिराज फ्लीट को जल्दी रिटायर करने के मूड में नहीं दिख रही और उसे लंबे समय तक उपयोग में रखना चाहती है। अगला अपडेट टोनबो इमेजिन के नए शार्क जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन को लेकर है। ये एक हाई स्पीड कामिकाजे ड्रोन कॉन्सेप्ट है जिसे दुश्मन के एयर डिफेंस, रडार और हाई वैल्यू टारगेट्स पर तेज हमला करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका जेट इंजन है, जिसकी वजह से ये सामान्य प्रोपेलर वाले कामिकाजे ड्रोन से कहीं ज्यादा स्पीड हासिल कर सकता है। इसका डिजाइन स्टेल्थ फोकस के साथ बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार इसे देर से पकड़ सकें। रिपोर्ट के अनुसार ये प्लेटफॉर्म लंबी दूरी तक जाकर हमला करने में सक्षम होगा और इसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की भविष्य की डीप स्ट्राइक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और ऑटोनोमस टारगेटिंग सिस्टम जोड़ने की योजना है ताकि GPS जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के बीच भी ये मिशन पूरा कर सके। भारत अभी इजरायली हारोप जैसे सिस्टम इस्तेमाल करता है, लेकिन अब घरेलू कंपनियां अपने स्वदेशी विकल्प तेजी से तैयार कर रही हैं। शार्क जेट को ऐसे समय में सामने लाया गया है जब दुनिया भर में लॉइटरिंग म्यूनिशन और स्वॉर्म ड्रोन आधुनिक युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगला अपडेट ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किए जा रहे हैं एट्रीटेबल हाई स्पीड स्टेल्थ स्वॉर्म ड्रोन को लेकर है। ये कॉन्सेप्ट स्विफ्ट UCAV प्रोग्राम से प्रेरित बताया जा रहा है और इसे दो मुख्य रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। पहला ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस मिशन और दूसरा कामिकाजे अटैक मिशन। इन ड्रोन की खास बात यह है कि इन्हें कम लागत में बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकेगा ताकि युद्ध के दौरान जरूरत पड़ने पर बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो सकें। रिपोर्ट में कहा गया कि ये ड्रोन हाई सबसोनिक स्पीड पर उड़ान भर सकेंगे और स्टेल्थ डिजाइन की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में मदद मिलेगी। इनमें AI आधारित स्वॉर्म टेक्नोलॉजी होगी जिससे कई ड्रोन एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान टारगेट बदलने की क्षमता भी इसमें शामिल की जा रही है। इन प्लेटफॉर्म्स में सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पेलोड और वॉरहेड्स लगाने का विकल्प रहेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना भविष्य में ऐसे सिस्टम को बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि आधुनिक युद्ध में स्वॉर्म ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस को ओवरलोड करने का प्रभावी तरीका बनते जा रहे हैं।